गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास में इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स यूपीएससी और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुद्दा इकोनॉमिक्स का ही है, इसलिए इस पर्पज़ से भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारे पुराने ज़माने से ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। अर्थशास्त्र की देखिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अर्थशास्त्र की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी कि हमारे पास जो संसाधन हैं, रिसोर्स संसाधन जो हैं, वो हमारे पास बहुत ही सीमित है। जो रिसोर्स हमारे पास हैं, अगर कोई मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो हमारे पास बहुत ही सीमित है। और हमारे पास लोग जो हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है और उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं और उनकी जो डिमांड है, वो बहुत ही अनलिमिटेड है। तो इसी चीज़ को अगर हमें सीमित संसाधन को हमें अनलिमिटेड लोगों की वांट्स को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, उसे हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स का यही एक डेफिनेशन है। एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं हमारे पास। 10,000 रुपये में हम अपना पूरा काम कर पाते हैं, सारे काम पूरा कर पाते हैं, इसी को हम सुचारू रूप से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आप लोग समझे कि संसाधन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस रूम में हमारे पास लाइट है, तो ये हमारे लिए एक सोर्स है। तो इसी लाइट में हमें पढ़ना है, तो इसी में हमें अपना सारा नीड्स पूरा करना है। ये नहीं कि मैं इसके लिए नया लाइट लेके आऊँ, तो ये हमारे लिए सीमित है। तो इसी में हमें सारा काम करना है और इसी को करने की व्यवस्था को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कितनी डिमांड है और उस हिसाब से हम उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, यही हमारा इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव है, मेन प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग समझ गए कि अगर सीमित हमारे पास रिसोर्स हैं, संसाधन सीमित हैं और लोगों के वांट्स हमारे पास मतलब इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें हमें पूरा करने के लिए हम कैसे सीमित सोर्स को एलोकेट कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं कि सबका पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि इस वक्त अगर अनाज बांटा जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किसी को 20 किलो दे दें, किसी को 1 किलो दे दें। तो इस हिसाब से तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर सबको हम लोग 2-2 किलो दें तो 20 लोगों को मिल जाएगा। तो यही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है और ये डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड पूर्ति पे एक वर्क करता है। 10,000 रुपये में हम अपनी सारी घर का बिल, बिजली का बिल, अपना जो नीड्स है और 1 महीने का खर्चा भी बचा लेते हैं। यही एक आपकी फैमिली में भी एक इकोनॉमिक्स चल रहा है। आपका जितना इनकम है उसको कितना आप यूज कर पा रहे हैं, यही मेन चीज़ इकोनॉमिक्स है। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स आया कहाँ। एक एडम स्मिथ साहब थे इकोनॉमिक्स, उन्होंने एक बुक लिखी अपनी, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने लिखी थी, तो उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। वेल्थ ऑफ नेशन
नाम का एक बुक 1776 में लिखा था एडम स्मिथ ने। इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इतना बात अगर आप लोग को समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आगे टॉपिक वाइज आपको बताता रहूँगा। और देखिए इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं और क्या क्या जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स हमारा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो आपकी क्या इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एक आपकी पूरी फैमिली की क्या इकोनॉमिक्स है। अगर मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमिक्स हम लेते हैं तो माइक्रो कहलाएगी। और अगर हम पूरी फैमिली की ले लें, अगर मान लीजिए फैमिली को मैं इंडिया या एक राष्ट्र लेके चल रहा हूँ, तो अगर हम पूरी फैमिली को ले लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगी। इसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक सिंगल है अ सम ऑल, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ अगर देखिए इंडिविजुअल यूनिट व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, और होल कुल मतलब सबका टोटल मिला दिया जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेगर फिश नाम के एक आदमी थे, 1933 में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इसे। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कि क्योंकि एक तो अगर हमें किसी मान लीजिए इंडिविजुअल आदमी का वो करना है, और एक हमें पूरे राष्ट्र का देखना है। जैसे एक आम आदमी का अगर हमें निकालना है अर्थशास्त्र, और एक पूरे राज्य का निकालना है, तो ठीक है। तो माइक्रो जो था, माइक्रो के एडम स्मिथ साहब ही वो थे, फादर कहे गए। लेकिन जब होल समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक की बात आई तो इनका नाम जेएम कीन्स, अगर कोई पूछते, एक क्वेश्चन आया था ये जेएम कीन्स के नाम से, तो इन्होंने होल मैक्रो इकोनॉमिक्स का दिया था। देखिए इसमें इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई की बात होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मेजर डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रमुख निर्धारक, जैसे कि कीमत। अगर मान लीजिए हमारे पास तो कोई एक आम अगर आदमी है, स्टूडेंट है, तो उसके पास तो आय का कोई स्रोत नहीं रहेगा, तो उसे कुछ ना कुछ खरीदना होता है, तो उसमें प्राइस एक समान प्रमुख निर्धारक होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इनकम आय, टोटल आय जो होता है वो प्रमुख निर्धारक होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए तो आगे चला जाए। इकोनॉमी के 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें मैक्रो 2 होते हैं। इसमें सिंगल की हम बात करते हैं, इसमें सम की बात करते हैं। इसके जनक एडम स्मिथ साहब भी थे, लेकिन इसके जेएम कीन्स थे, ठीक है। और रेगनर फिश ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब अगर मान लीजिए हम किसी घर की बात करते हैं, तो आपकी इनकम और आपके पूरे फैमिली की इनकम, तो अगर आपकी इनकम ली जाए तो मैक्रो में आ जाएगी, और पूरी फैमिली की ली जाए तो माइक्रो में आ जाएगी, मैक्रो में पूरी फैमिली की आ जाएगी। और इसी को अगर हम राष्ट्र के रूप में लेते हैं, तो राष्ट्र अगर पूरे राष्ट्र का हम लेंगे, ठीक है, पूरे राष्ट्र का लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो में आती है। और माइक्रो के लिए अगर हम किसी इंडिविजुअल फर्म का, मान लीजिए जैसे कोई टाटा है, उसका हम इकोनॉमिक विश्लेषण करें, टाटा या कोई ऐसा फर्म जैसे रिलायंस है, तो ये ऐसी तमाम हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों प्राइवेट सेक्टर हैं, हज़ारों गवर्नमेंट सेक्टर हैं, तो ये मैक्रो में आ जाएंगे या माइक्रो में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है बजट। बजट सबसे पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का, आप लोगों को दिख रहा होगा।
देखिए, बजट को आप लोग देखे होंगे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक बैग में पैक करके आता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वो बैग में क्यों क्या लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी हम लोग इनकम किए रहते हैं, वो लोग जितना भी साल भर में टैक्स से और जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा किए रहते हैं, उससे वो लोग क्या करते हैं कि उसका विवरण देते हैं उसमें कि कितना वो खर्च करेंगे अपने आने वाले समय में। और पूछा जाए कि उसको जो बैग होता है लेदर बैग में ही क्यों लेके आते हैं, तो अगर 2019 की बात छोड़ दी जाए तो 2019 में निर्मला सीतारमण ने एक लाल कलर के कपड़े में बांध करके लेके आई थी। तो ये बस एक एक्सेप्शनल है, बाकी सब जगह देखे होंगे कि ये पी चिदम्बरम साहब थे और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, ठीक है। और अभी अभी जो डेट हुआ है इनका, अपने राष्ट्रपति जी का, प्रणब मुखर्जी जी का, तो वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनका वो भी लेदर बैग यूज करते थे। सभी जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लेदर बैग यूज करते थे। देखिए, बजट आया कहाँ से? बजट एक बगट नाम का एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। बजट, बगट एक वर्ड होता है, ठीक है। उसका मतलब ही होता है लेदर बैग। बगट का मतलब होता है लेदर बैग, वो उसी से बजट बना है। सबसे पहला जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 को दिया गया था, जब देश आज़ाद हुआ। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यूपीएससी का कि सबसे पहला बजट किसने दिया। तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट दिया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा। तो ये मैंने ऐसे नाम याद किया है कि आर.के. शनमुखम चेट्टी ने सबसे पहला बजट दिया था। अब बात आती है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी हमारा बजट पेश हो चुका था। जेम्स विल्सन नाम के एक आदमी ने सबसे पहला, जब देश नहीं आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला बजट पेश किया था, जेम्स विल्सन। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा बजट के बारे में। अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे दिया गया है, जिसे बजट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, बजट का मतलब क्या है कि हमारा क्या बजट में होता है कि हमारा इनकम कितना है और हमारा खर्च कितना है। यही हम लोग वो लोग बताते हैं कि हम लोग ने इतना, देखिए, इनकम जनरेट किया है और इतना हम खर्च करेंगे। तो इनकम भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। वो है राजस्व और कैपिटल। तो देखिए, राजस्व में क्या आएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका कर्जा भी नहीं बढ़ रहा है, अगर कर्ज नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी कम नहीं हो रहे हैं, तो हमारा राजस्व आएगा। जैसे मान लीजिए कि टैक्स है, तो टैक्स में हमारा कर्ज, हमें गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है टैक्स में, ठीक है। अगर हमारा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कर्ज है, ठीक है। अगर कर्ज हमारा नहीं बढ़ रहा, टैक्स अगर आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो उसमें उसका कर्ज कहाँ बढ़ रहा है, उससे तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कर्ज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कर्ज तो नहीं बढ़ रहा है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स दे रहा है तो उसमें तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कर्ज नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी नहीं कम हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट को कोई लैंड, कोई बिल्डिंग या कुछ भी ऐसा कुछ भी बेचना भी नहीं पड़ रहा है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ को रेंट पे दे दिया, जैसे मान लीजिए अभी सुने होंगे कि आप लोग लाल किला रेंट पे दे दिया गया है कुछ सालों के लिए, और टैक्स गवर्नमेंट जो लेती है और फाइन जो ले रही है, जैसे कि अभी अभी एक आदमी का सुना था न्यूज़ में कि 30 लाख का एक फाइन आया था। तो
ऐसा है कि इसमें तो देखिए ना ही उसका कर्ज बढ़ रहा है, ना ही कुछ उसे देना पड़ रहा है, ना ही उसका कुछ नुकसान हो रहा है, रेंट पे दिया है तब तक तो ये हमारा राजस्व आ गया। आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए कर्ज भी, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई पैसा दे रहा है, कर्ज नहीं दे रहा है, आपको, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक दिन मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कोई पैसा दे रहा है, तो आपका कर्ज नहीं बढ़ रहा है, वो तो पैसा आपका हो गया। और आप और आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप बदले में कुछ बेच नहीं रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपना किडनी निकाल के बेच दे रहा हूँ तो उससे पैसे आ रहे हैं या कुछ, सिर्फ आप काम कर रहे हैं और वो पैसे आ रहे हैं। तो ये आपका राजस्व हो गया, रेवेन्यू। ठीक है। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल पूंजी। पूंजी, देखिए कैपिटल में क्या है कि अगर हमारा कर्ज बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ज़मीन है और उसे आपने बेच दिया, तो आपका वो एसेट कम हो गया। एक चीज़, आपका वो एसेट कम हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि आप किसी से कोई कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो कर्ज बढ़ गया, तो ये आपका कैपिटल में आ जाएगा। पैसे तो आपके पास आ रहे हैं दोनों केसेस में, लेकिन ये आपका कैपिटल हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए, तो 50,000 रुपये जब आप उधार ले रहे हैं तो आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन एक कर्ज हो गया, ठीक है। और इसको हम कैपिटल कहते हैं। और एसेट, आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ज़मीन है, उसे आप बेच दे रहे हैं, तो आपका एसेट तो कम हो गया, लेकिन पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल में चला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हो कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टरों को, जैसे कि गवर्नमेंट दे देता है, मेट्रो जैसे दे दिया गया है एलएनटी को, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग, कोई ऐसी बिल्डिंग इमारत जो कि बेच दी जाती है, ब्राउजिंग मनी फॉर आईएमएफ, इंडियन मॉनिटरिंग फंड नाम का जैसे कोई संस्था है, वहाँ से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, इसे विनिवेश भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर क्या है कि आपका देखिए कर्जा भी कम हो रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, या आपका कर्ज भी कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम किए, आपने उस पैसे से किसी का उधार चुका दिया और कुछ ज़मीन भी खरीद ली, ठीक है, तो वो चीज़ जितना आपने कमाया है उससे वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदा, आपने कहीं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और किसी से उधार कभी लिए हैं 15,000 रुपये, उसको चुका दिए, ठीक है, और बचा 15,000, तो उससे कुछ खरीद लिए आप, तो ये आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे कि देखिए पहला रेवेन्यू है, दूसरा कैपिटल है। इनकम, इनकम देखिए क्या है कि आप आय कितना कर रहे हैं, कितना आपका आय हो रहा है। और राजस्व में क्या है कि आपका कर्जा बढ़ रहा है और एसेट, कर्जा भी नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी नहीं कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैंसिल का निशान लगाया हूँ, कर्जा नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी नहीं कम हो रहा है, ठीक है। कर्जा कैसे नहीं बढ़ेगा कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो कर्जा भी नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी कम नहीं हो रहा है, आपका, आपको पैसा भी मिल जा रहा है और आपको कुछ बेचना भी नहीं पड़ रहा है। आप एक दिन काम कर रहे हैं, आपको कुछ पैसा मिल जा रहा है। तो उसी तरह है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने आप को किसी को रेंट पे दे दिए, टैक्स ले रहे हैं, फाइन ले रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा रेवेन्यू में कहलाता है। और कैपिटल में क्या है कि आप, आपका कर्ज भी बढ़ रहा है, एसेट भी कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 50,000 रुपये ले लिए, लेकिन आपके पास पैसा तो आ रहा है और लेकिन आपका कर्जा भी बढ़ रहा है, तो ये आपका कैपिटल में कहलाएगा। और मान लीजिए कोई आपके पास ज़मीन है, उसे आप बेच देते हैं, तो
तो आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो चला जाएगा। ठीक है, अब खर्च का मैंने बता ही दिया है कि आपका कर्ज भी कम हो रहा है और एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारा रेवेन्यू देखिए, जो भी मैंने बताया रेवेन्यू और कैपिटल दो टाइप के होते हैं इनकम में। तो इसमें भी क्या है कि रेवेन्यू में दो टाइप के होते हैं, टैक्स होता है, नॉन टैक्स होता है, करों के साथ अब करों के अलावा। ठीक है, अब करों के साथ क्या है और करों के अलावा क्या है, ये भी चीज़ देख लीजिए। देखिए इंटरेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है, ब्याज, तो वो आपका ये टैक्स नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। रेलवे का क्या है, रेलवे देखिए एक बार लगा दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, उसका भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। टूरिज्म, तो उससे जो घूमने फिरने के लोग आते हैं उससे भी पैसा आ रहा है। प्रॉफिट, जो कि जैसे कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है, अगर उसमें गवर्नमेंट का शेयर है तो उससे भी पैसा आ रहा है। फाइन, जो कि जैसे फाइन लगा देते हैं 100 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरह से जो फाइन लगा देते हैं उस पर भी पैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा टैक्स और नॉन टैक्स। और टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जैसे इनकम टैक्स, आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा दे रही है तो वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो उसमें हम रिफंड नहीं कर सकते हैं कुछ भी, सॉरी ट्रांसफरेबल। अगर जैसे कि आपके इनकम टैक्स के ऊपर लग रहा है आपकी कमाई पे, तो वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है किसी पे। जैसे कि ये नहीं कह सकते हैं कि अपने दोस्त को कह देंगे कि आप मेरा टैक्स भर दो, ये बात आप समझ गए। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट का है, लग तो रहा है कि रेस्टोरेंट वालों पे, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देता है कस्टमर पे। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे जीएसटी है सॉरी जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में क्या है कि जीएसटी में है कि अगर मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाते हैं, 80 रुपये का बिल होता है, लेकिन उसमें 10 रुपये आपका वो जोड़ देता है, 10 रुपये जोड़ के कहेगा कि आपका भैया 90 रुपये हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल है कि जैसे कि लगा तो ये रेस्टोरेंट वाले पे ये 10 रुपये का टैक्स, 10 रुपये का टैक्स ये रेस्टोरेंट पे लगा है, लेकिन देना किसे पड़ रहा है, ये आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए बजट और टैक्सेशन, बजट और टैक्सेशन का क्या अर्थ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। देखिए जो जीएसटी हमारा आया, मेन मोटिव उसका लाने का क्या था कि दो हमारे इसके डिमेरिट्स थे। पहला कैस्केडिंग इफेक्ट था, करों पे कर था, और दूसरा यूनिफॉर्म टैक्स था। जैसे कि आप इस राज्य में कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो उस दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग टैक्स लग जाता था उस पर। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ से अगर कोई गांव में देता था तो उसमें अलग टैक्स लग जाता था।
तो इस हिसाब से इससे क्या होता था कि प्राइजेज जो थी इंक्रीज होती थी, प्राइस हमारा जो था बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता था। यूनिफॉर्म टैक्स, ठीक है, जैसे वैट था तो अनयूनिफॉर्म था। तो यूनिफॉर्म टैक्स था, जैसे मान लीजिए कि कार हम पहले खरीदते थे, तो कार यहाँ पे अगर ख़रीदें तो महंगा मिलता था, लेकिन यहीं अहमदाबाद या मुंबई से मंगाएं तो सस्ता मिलता था। तो ये इसका डिमेरिट्स था, और इसीलिए हमें जीएसटी लाना पड़ा। तो जीएसटी का मतलब ही यही था कि वन नेशन वन टैक्स। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल आप कहीं से खरीदे तो उस पर भी टैक्स देते थे, मैन्युफैक्चरिंग किए उस पर भी टैक्स देते थे, सेल किए उस पर भी टैक्स देते थे। लेकिन जीएसटी का ये है कि जीएसटी आया तो जीएसटी ने कहा कि ऐसा है भैया कि आप रॉ मटेरियल पे आप टैक्स नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे भी आप टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जब सेल आप करेंगे, ठीक है, सेल आप जब करेंगे तो तब आपसे टैक्स लिया जाएगा। जैसे आप बता देते हैं कि आप अभी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप रॉ मटेरियल बता रहे हैं खरीद रहे हैं तब भी उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब आप सेल करेंगे तभी आप पे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीएसटी। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब देखिए एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़े हैं 5 मिनट में। देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, इकोनॉमिक्स देखिए हमेशा से चला आ रहा है और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे ही, अर्थशास्त्र पे ही वो किया गया था। जो चाणक्य ने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, सब तो सोचिए कितना पुराना रहा होगा। अर्थशास्त्र ने अपनी बुक एक लिखी थी चाणक्य, जो कि मैंने हिस्ट्री क्लास में बताया है, लेकिन यहाँ हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो उसमें मैं बताया हूँ कि रिसोर्सेज जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित हैं, ठीक है, स्केर्स हैं, सीमित हैं, उसका एलोकेशन ऐसा किया जाए कि हमारी अनलिमिटेड लोगों की वांट्स पूरी हो जाए। यही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है और ये हमारे एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये आप कैसे किसी को कैसे आप यूज कर सकते हैं यही बताया गया है। अब एक सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी गई 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, व्यष्टि और समष्टि। जैसे माइक्रो में सिंगल के लिए काम बात होती है और मैक्रो में सम के लिए बात होती है, कुल। रेगनर फिश थे 1933 में, इन्होंने कहा कि ऐसा कि इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट में होगा। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र था उसे माइक्रो कहा गया, उसके फादर एडम स्मिथ ही थे, लेकिन समष्टि जो था उसके जेम किन्स थे। इसमें इंडिविजुअल डिमांड की बात होती है, इंडिविजुअल सप्लाई की बात होती है, इसमें एग्रीगेट डिमांड की बात होती है, एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है। इसके मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या थे, प्रमुख निर्धारक प्राइस था और इनकम था, ठीक है। इसका व्यष्टि का प्राइस था और समष्टि का इनकम था। अब आते हैं बजट। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है बजट। बजट में क्या है कि बजट क्यों, कोई क्वेश्चन कह देगा कि क्यों लेदर बैग में ही यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बजट बगेट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है लेदर शब्द होता है। सिर्फ 2019 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तब उन्होंने एक लाल कपड़े में बांध करके किया था। पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शममुखन चेट्टी द्वारा दिया गया था, और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी बजट पेश हो चुका था, जेम्स विल्सन ने किया था। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का शब्द दिया गया है।
बजट हमारा देखिए किस चीज़ पे बेस्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, कितना हम कमाई कर रहे हैं और कितना हम खर्च करेंगे, यही हम बजट में बताते हैं। रेवेन्यू, इनकम में क्या आता है, रेवेन्यू और कैपिटल, पूंजी, राजस्व और पूंजी। देखिए रेवेन्यू क्या होता है कि जब आपका कर्जा भी नहीं बढ़ रहा है और एसेट भी नहीं कम हो रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। जैसे टैक्स हो गया, रेंट हो गया, फाइन हो गया। कैपिटल में क्या है कि आपका कर्जा बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहे हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग को बेच दिए, किसी से उधार ले लिए, तो यहाँ आपका कैपिटल हो गया। और खर्च में क्या है कि आपका कर्जा भी कम हो रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर में आता है। देखिए रेवेन्यू जो है वो दो तरह से होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और नॉन टैक्स होता है क्या है, इंटरेस्ट। जैसे रेलवे है, टूरिज्म है, प्रॉफिट है, फाइन है, तो ये सब मतलब आपको कहा नहीं जाएगा कि आपसे टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लिया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट में क्या आता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसी पे लग गया तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। जैसे जीएसटी, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, 80 रुपये का खाना खाए, लेकिन 10 रुपये आपको रेस्टोरेंट वाला जोड़ देगा जीएसटी। आपको पेड कितना करना होगा, 90 रुपये, जबकि ये 10 रुपये रेस्टोरेंट पे लगे हुए हैं, लेकिन पेड आप करते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल होता है। अब आगे चलते हैं, बजट और टैक्सेशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जीएसटी का देखिए मुख्य जो था डिमेरिट्स क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट, करों पे कर लगता था। जैसे इस राज्य में कर कोई और कर लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और लगा रही है, तो इससे क्या होता था कि प्राइस बढ़ जाती थी। और यूनिफॉर्म टैक्स था, मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ और है तो वहाँ पे कुछ दूसरे राज्य में कुछ और था। जैसे वैट था, अब जैसे कार है कि यहाँ पे हम खरीदते हैं, तो इसे अगर हम दूसरे राज्य से मंगाएंगे तो सस्ता मिलता था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हमारा लाया गया जीएसटी। जीएसटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वन नेशन वन टैक्स, इसका मेन मोटिव था कि एक राज्य एक टैक्स होना चाहिए। अब जैसे कि इसका डिसइफेक्ट क्या था कि रॉ मटेरियल खरीदते थे तब भी हम टैक्स देते थे, मैन्युफैक्चरिंग की है तब भी हमें टैक्स देना पड़ता था, सेल करते थे तब भी हमें टैक्स देना पड़ता था। तो अब देखिए जीएसटी आने से यही फ़ायदा हुआ है कि आप बताएंगे कि हम रॉ मटेरियल अभी प्रोडक्शन करने के लिए खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब भी आपको जीएसटी नहीं देना होगा। हाँ, जबकि आप सेल करने जाएंगे तब आपको जीएसटी देना होगा, इसीलिए आपका ये जीएसटी आया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जीएसटी। आज का कैसा हमें आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँ, और यूपीएससी और एसएससी और सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और ये सब सारी चीज़ें मैंने जो एग्ज़ाम पर्पज़ से आए हुए क्वेश्चन हैं उसे ही सिर्फ यूज़ किया हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लाया गया, तो इसका आप 2 एग्जांपल बता सकते हैं कि इसमें डिमेरिट्स थे। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।